चैप्टर 53 रूही अरमान पर चढ़ी हुई थी। वहीं रूही के इस तरह से उसके ऊपर चढ़ जाने से अरमान 2 कदम पीछे हट गया, पर उसने किसी तरह से खुद को गिरने से बचा लिया। अरमान समझ गया कि बेबी कोबरा की वजह से रूही डर गई हैं। वह रूही की पीठ को सहलाते हुए रूही को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वही रूही रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी कि उसे सांप ने काट लिया है। अरमान उसे शांत करते हुए बोला, तुम्हें सांप ने नहीं काटा रूही, शांत हो जाओ। रूही रोते हुए बोली, नहीं नहीं, वह मेरे हाथों पर चढ़ा हुआ था, उसने मुझे पक्का काटा होगा। अरमान ने उसकी पीठ को कंटिन्यू सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर रूही एकदम से चुप हुई और उसने महसूस किया कि सच में उसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। वह हल्का सा अरमान से दूर हुई और उसी तरह उस पर लटके हुए ही उसने नामे सर हिला दिया। वही अरमान उसे उसी तरह से उठाए जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसने रूही को अच्छे से पकड़ रखा था जिससे वह गिरे न। वही स्नेक बेबी, जो कि रूही के डरने से खुद भी डर गया था, वह सोफे के हेडरेस्ट पर जाकर बिठ गया था। वही रूही ने जब खुद की सिचुएशन को देखा कि वह किस तरीके से अरमान की गोद में बैठी हुई है, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से स्नेक बेबी पर जाकर रुक गई, जो कि अपनी हरी हरी आंखों से उन दोनों को ही दिख रहा था। रूही फिर से अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, वह दिख स्नेक। अरमान रूही से कहता है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारा पेट है, तुम चाहो तो उसे टच करके देख सकती हो, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रूही ने अरमान पर अपनी पकड़ कस कर नामे सर हिला दिया। अरमान ने रूही को उसके कमर से टाइटली पकड़ा और स्नेक बेबी की तरफ देखकर कहा, कम बेबी। वही अरमान की आवाज सुनकर स्नेक ने पहले अरमान की तरफ देखा, फिर रूही की तरफ देखा। अरमान, जो कि उसके इस तरह देखने का मतलब समझ गया था, उसने नाक की तरफ देखकर कहा, मॉम अभी तुमसे नहीं डरेंगे, आ जाओ। वही रूही अपनी बड़ी आंखें कर चारों तरफ देखने लगी। वही अरमान ने उसकी तरह देखकर कहा, तुम इस तरीके से किसे ढूंढ रही हो? रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा, आप ही ने तो कहा इसकी माँ भी है, यहाँ मैं इसकी मॉम को ढूंढ रही हूँ। अरमान ने एक स्माइल के साथ कहा, उसकी मॉम तुम ही हो। आर्यन को जंगलों से जंगली जानवरों को उठाने का शौक है, इसलिए हमारे पास अक्सर इस तरीके के खतरनाक पेट रहते हैं, क्योंकि हम ही जन्म से इन्हें पालते हैं, तो हम ही उनके पेरेंट्स होते हैं। अब जब तुम हमारी वाइफ हो तो तुम ही उनकी माँ होगी। रूही खुद की तरफ उंगली करके बोलती हैं, मैं इस नाग की माँ। अरमान ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए हाँ में सर हिला दिया। रूही स्नेक बेबी की तरफ देखने लगी, जो कि अब अरमान के बुलाने से अरमान के हाथ पर आकर बैठ गया था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि रूही स्नेक बेबी को देख रही थी और स्नेक बेबी रूही को देख रहा था। रूही को पता भी नहीं चला कि स्नेक कब अरमान के हाथ से उसकी कलाई पर लिपट गया है। वहीं रूही अपनी गोल आंखों से अरमान को देखने लगी। उसके डर को समझते हुए अरमान न कहा, वह अच्छा बच्चा है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और तुम जैस बोलोगी वैसा करेगा। क्या अब तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वही उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। वह स्नेक बेबी के साथ उसकी गोद में से उठ गई और साइड में। वही उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। वह स्नेक बेबी के साथ उसकी गोद में से उठ गई और साइड में बैठ गई। वही अरमान जाकर एक तिरछी मुस्कान के साथ अपना काम करने लगा। उसे यूं रूही को छेड़ने में मजा आता था।
वही रूही स्नेक बेबी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वह स्नेक बेबी को नीचे उतरने को बोलती तो वह नीचे उतर जाता, अपने हाथ पर आने को बोलती तो आ जाता। जब स्नेक बेबी थक गया तो वह रूही की हथेलियों से अपने चेहरे को रगड़ने लगा, जैसे उसे उसकी गर्म हथेली में अपना सर रगड़ने से सुकून मिलता हो। थोड़ी देर बाद सत्या आकर स्नेक बेबी को वहां से लेकर चला जाता है। रूही को वहां पर बिना काम के बैठकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अरमान की तरफ देखकर कहा, क्या मैं यहाँ पर कुछ काम कर सकती हूँ? अरमान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, क्या तुम्हें टाइप करना, प्रिंट करना आता है? रूही ने हाँ में सर हिला दिया तो अरमान ने कुछ फाइल रूही को दी और कहा, तुम बाहर जाकर किसी भी खाली कंप्यूटर पर बैठकर इन्हें टाइप करके ले आओ। रूही ने उसकी बात मानकर बाहर चली गई। वहां पर उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी जगह खाली नहीं मिली। एक जगह उसे खाली मिली तो वह वहां पर जाकर बैठ गई। वहां पर दो चेयर्स थी। एक चेयर पर एक लड़की बैठी हुई थी, दूसरी चेयर पर रूही जाकर बैठ गई। वह दूसरी लड़की रूही को अपने पास देखकर हैरान हो गई। रूही ने उसे एक प्यारी स्माइल दी और अपना काम करने लगी। वह लड़की रूही के उसे देख स्माइल कराने से शर्मा गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम चली गई। रूही ने उसके शर्माने पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल यह वही लड़की थी जिससे पिछली बार काव्य फ्लर्ट कर रही थी। तभी एक एम्प्लॉय जो कि वॉशरूम गई थी, वह वापस आती हैं तो उसने देखा कि रूही उसकी जगह पर बैठी है। रूही को अपनी जगह पर बैठा हुआ देखकर वह गुस्सा होकर रूही के पास आई और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने के? रूही उसकी बात सुनकर सहम गई और उसने उसकी तरफ देखकर कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी जगह है, वरना मैं यहाँ पर नहीं बैठती। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। चैप्टर 54। वह लड़की रूही पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या मतलब है यहाँ पर नहीं बैठती? क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा सामान नहीं दिखाई दे रहा है जो तुम कहीं से मुंह उठाकर आई और यहाँ पर बैठ गई? जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की जनरल मैनेजर हूँ। उस लड़की ने रूही को सर से पर तक देखते हुए बोला, और तुम जैसी गरीब लड़की की औकात नहीं है यहाँ हमारी कंपनी में काम करने की। वही इतनी जोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। रूही को सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रूही बोलती है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, आई एम सॉरी, और वह अपनी फाइल उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी वह लड़की रूही की हाथ में वह फाइल देखकर हैरान हो जाती हैं और रूही के हाथ से वह फाइल छीनते हुए कहती है, तुम चोर लड़की, तुम्हारे पास हमारी कंपनी की इतनी इम्पोर्टेंट फाइल कैसे? तुम्हें पता भी है यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है यह फाइल तो आर्यन और अरमान सर के पास थी, तो यह तुम्हारे पास कैसे आई? तुम दिखने में भी नई लग रही हो। क्या तुम्हें यहाँ पर किसी राइवल कंपनी ने भेजा है इस इम्पोर्टेंट फाइल को चुराने के लिए? बताओ मुझे। वह लड़की रूही से छीन लेती हैं। वही रूही उस फाइल को वापस लेने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, यह फाइल हमें अरमान जी ने दी है। वह लड़की रूही की बात सुनकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान को अरमान जी बोलने की? वह क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या पति और बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो तुम उनको अरमान जी बोल रही हो? वह तुम्हारे बॉस हैं, समझी? रूही जिसका सर थप्पड़ खाकर झन्ना गया था, वह अपनी आंसू भरी नजरों से उसे ही देखने लगी। वह उसको देखकर बोलते हैं, आप अरमान सर से पूछ लीजिए, उन्होंने हमें ये फाइल दी है, हमें फाइल वापस कर दीजिए।
हम यहाँ से चले जाएंगे। वह लड़की रूही को गुस्से से घूरते हुए बोलती हैं, एक बार मैं तुम्हें बात समझ नहीं आती। वह अपने साथ काम करने वाली लड़की को बुलाते हुए बोलती हैं, रूबी इसके हाथ पकड़ो। रूबी नाम की वह लड़की जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में काम करती थी, उसे पहले हुई काव्य की घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह जनरल मैनेजर की बात मानते हुए जाकर रूही के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं। रूही रोते हुए चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो अरमान जी, आर्यन जी। वही उस लड़की को रूही के मुंह से अरमान और आर्यन का नाम सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वह लड़की आकर रूही के गाल पर 2 थप्पड़ और लगा देती हैं, जिससे रूही के होठों के किनारे से खून आने लगाता है। वह लड़की उसे फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सर और आर्यन सर का नाम लेने की। वही रूही की आंखों में अचानक से ही गुस्से के भाव आ जाते हैं। इससे पहले वह थप्पड़ रूही के गाल में पड़ता और रूही अपना सर नीचे कर लेती हैं, जिससे उसका थप्पड़ पीछे रूही को पकड़ने वाली रूबी नाम की लड़की को पड़ जाता है। उस लड़की का थप्पड़ इतना जोर का था कि रूबी नाम की उस लड़की की पाकड़ रूही पर से ढीली हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर रूही उससे छूट जाती है। उसे लड़की दोबारा रूही की हरकत देख उस पर हाथ उठने वाली थी कि रूही उसका गला पकड़कर उसे पीछे टेबल पर पटक देती है, जिससे वह लड़की ही टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसकी पीठ पर टेबल टकरा गई थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था। रूबी जाकर उस लड़की को उठाती हैं। जैसे ही वह लड़की खड़ी होती है, वह वापस रूही पर हाथ उठने की होती हैं। रूही उसका हाथ पकड़कर उसे 4 थप्पड़ लगा देती है। वहीं उसके अंदर आए इस सडन चेंज को देखकर आसपास के लोग, रूबी और वह लड़की तो हैरानी रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। वह लड़की बोलती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठने की। काव्य एक और थप्पड़ उसे मारकर कहा, ऐसे। रूबी चिल्लाकर काव्य को उस लड़की से दूर करते हुए बोलती हैं, तुम कौन हो और यह क्या कर रही हो, छोड़ दो, छोड़ो, मैनेजर मैम को छोड़ो। वही उसकी इस तरह से चिल्लाने पर और काव्य को हाथ लगाने पर काव्य एक ठंडी नजर से उसे देखती है और उसके बालों को पकड़ के उसे जोर का धक्का दे देती हैं, जिससे रूबी की पीठ एक दीवार से टकरा जाती है और वह अपनी पीठ पकड़कर वहीं पर बैठ जाती हैं। काव्य उसे ऐसे देखती हैं जैसे वह कोई कचरा हो और वह कहती है, आई हेट थेट पीपल जो बिना मेरी परमिशन के मुझे टच करते हैं। नेक्स्ट टाइम तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वही उसके इस ठंडी आवाज और ठंडे ओरे को देखकर न सिर्फ रूबी और वह लड़की दोनों ही डर जाते हैं। वह लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती हैं, इस ऑफिस में आकर ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिक्योरिटी को बुलाने वाली हूँ। काव्य एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है, डू व्हाट एवर। वह सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी वहां पर आकर खड़े होते। वैसे ही जैसे उन्होंने काव्य को देखा, उन्हें काव्य की आइडेंटिटी पता थी, इसलिए वह अपनी जगह पर खड़े रह गए। वही काव्य उन्हें ठंडी नजर से देखती है और 2 उंगली से उन्हें वापस जाने का इशारा करती हैं। वही वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड सर झुकाकर वापस चले गए। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।